हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। तो हम आपको पिछले लेक्चर में क्या बताए थे कि फर्टिलाइजेशन क्या होते हैं, ट्रिपल फ्यूजन क्या होते हैं, सैनगेमी क्या है ना। बेसिकली एम्ब्रायोसेक के स्ट्रक्चर पढ़े, पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन पढ़े। पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन में हमने देखे कि कैसे पोलन ग्रेन पिस्टिल के साथ इंटरेक्ट करके पोलन ट्यूब फॉर्म करके और पोलन ट्यूब इंटर करते कैसे हैं, है ना, माइक्रोपाइलर एंड के द्वारा एम्ब्रायोसेक के अंदर। तो एम्ब्रायोसेक के अंदर जब ये पोलन ट्यूब इंटर करते हैं तो वहाँ पे पोलन ट्यूब के अंदर होते हैं दो सेल, एक होते हैं वेजिटेटिव सेल, एक होते हैं जनरेटिव सेल। जब वेजिटेटिव सेल जनरेटिव सेल का दोनों अलग अलग काम है ना। वेजिटेटिव सेल बेसिकली क्या करते हैं एंड वो सेंट्रल सेल के साथ जब फ्यूज करते हैं, और जनरेटिव सेल में एग सेल के साथ फ्यूजन करते हैं। जब सेंट्रल सेल के साथ फ्यूजन होता है तो वहाँ पे एक इवेंट बताए थे, दैट इज ट्रिपल फ्यूजन, है ना, ट्रिपल फर्टिलाइजर फ्यूजन, है ना। ट्रिपल फ्यूजन क्यों बोले, क्योंकि एग सेल सेंट्रल सेल के पास दो न्यूक्लियस, है ना, ये था ना पोलन ट्यूब के अंदर सेंट्रल सेल के पास दो न्यूक्लियस, ये पोलन ट्यूब था, इसमें एक सेंट्रल सेल इसमें दो न्यूक्लियस था एम्ब्रायोसेक के अंदर, इस सेंट्रल सेल में दो न्यूक्लियस, एक सेल जाके फ्यूज करते हैं सेंट्रल के साथ, एक फ्यूज कर देते हैं एग सेल के साथ। तो इसके साथ जो फ्यूज किए ट्रिपल फ्यूजन, इसके साथ जो किए सैनगेमी या नॉर्मल फर्टिलाइजेशन जिसको हम लोग कहते हैं। तो यहाँ तक हमने आपको पिछले लेक्चर में बताया। अब कहानी उसके बाद वाली आती है कि, है ना, उसके बाद वाली कहानी क्या है कि एक नया टर्म आता है इसी से रिलेटेड, डबल फर्टिलाइजेशन। ये डबल फर्टिलाइजेशन क्या है, फर्टिलाइजेशन हो रहा है लेकिन डबल हो रहा है, तो इसका मतलब दो बार होना चाहिए फर्टिलाइजेशन, इसलिए नाम पड़ा है डबल फर्टिलाइजेशन, दो बार हो रहा है। अब देखिए कैसे, आपको पिछले लेक्चर में क्या बताया, एक बार फर्टिलाइजेशन को हम लोग सिनगेमी के नाम से जाने, है ना, सैनगेमी। दूसरा बार फर्टिलाइजेशन जो है उसको हम लोग ट्रिपल, है ना, ट्रिपल फ्यूजन के नाम से जाने। दोनों में अलग अलग प्रोसेस था। इसमें था कि सेंट्रल के एक वेजिटेटिव सेल सेंट्रल सेल के साथ फ्यूजन हो रहा था, और सैनगेमी में एक सेल एग सेल के साथ फ्यूजन हो रहा था, है ना। तो इसलिए बोले सम ऑफ सैनगेमी प्लस ट्रिपल फ्यूजन इज कॉल्ड डबल फर्टिलाइजेशन। इसको हमने आउटलाइन में इस तरीका से लिखे हैं, द सम ऑफ सैनगेमी एंड ट्रिपल फ्यूजन इज कॉल्ड डबल फर्टिलाइजेशन। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब कहिएगा क्यों इंपॉर्टेंट है, तो नीट के एग्जाम के अलावा बोर्ड एग्जाम में भी ये 2 नंबर का क्वेश्चन पूछ जाते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन किसने दिया। और इसमें अगर आपसे पूछा जाएगा डबल फर्टिलाइजेशन को टर्म किसने दिया, नवासिन, है ना, नवासिन का स्पेलिंग गलत हो रहा है, NAWSCHI, नवासिन नामक साइंटिस्ट था जिसको डबल फर्टिलाइजेशन टर्म को दिया था, है ना। कितने ईस्वी में दिया ये याद नहीं है, लेकिन ये ध्यान रखिएगा, नवासिन नामक साइंटिस्ट था जिसने डबल फर्टिलाइजेशन टर्म को दिया। उसके बाद जो है जो इंडियन थे, उसके बाद है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। अब कहिएगा पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट क्या है, तो पोस्ट से नाम ही पता चल रहा है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन मतलब फर्टिलाइजेशन के बाद वाला बात किया जा रहा है। तो फर्टिलाइजेशन के बाद में क्या होते हैं वो देखना है ना, इसलिए इसको बोला गया पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट आफ्टर द फर्टिलाइजेशन, है ना, यानी कि डबल फर्टिलाइजेशन। तो डबल फर्टिलाइजेशन क्यों बोला गया समझिए ना, क्योंकि पूरा एम्ब्रायोसेक के अंदर पोलन ट्यूब का क्या हो रहा था, दो काम हो रहे थे, एक सिनगेमी प्रोसेस हो रहा था और एक ट्रिपल फ्यूजन प्रोसेस हो रहा था। तो सिनगेमी ट्रिपल फ्यूजन दोनों तो है फर्टिलाइजेशन ही। सिनगेमी मतलब फ्यूजन होना, मतलब फर्टिलाइजेशन होना, ट्रिपल फ्यूजन मतलब फ्यूजन होना यानी फर्टिलाइजेशन होना। तो दो बार फर्टिलाइजेशन होना, इसलिए इसका अलग से नाम दे दिया है, एक टर्म अलग करके डबल फर्टिलाइजेशन। और कोई बड़ा लॉजिक है नहीं, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट मतलब पोस्ट मतलब होता है बाद, है ना, बाद के फर्टिलाइजेशन के बाद में क्या होता है। तो हम लोग को पता है, हम लोग शुरू पढ़ इस चैप्टर का पढ़ने का मकसद ही था कि हमको फ्रूट्स और सीड चाहिए, सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है हमारे लिए, है ना। ये तो सीड और फ्रूट्स कैसे बनेंगे तो वो तो देखेंगे ही, सीड और फ्रूट्स का बनना, लेकिन उससे भी पहले दो चीज़ बनते हैं, दैट इज एंडोस्पर्म फॉर्मेशन, डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रायो एंड मैच्योरेशन ऑफ ओव्यूल इनटू सीड एंड मैच्योरेशन ऑफ ओवरी इनटू फ्रूट्स। एंड एक देखिए यहाँ पे आपको पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में 4 फिनोमेनन आता है, एंडोस्पर्म का बनना, उसके बाद एम्ब्रायो का फॉर्मेशन होना, उसके बाद ओव्यूल का सीड में कन्वर्ट हो जाना, और ओवरी जो होता है उसको बिल्कुल फ्रूट्स में होना। देखिए जनरली ये क्वेश्चन यहाँ से तो फिक्स है, ये आएगा कि बोला जाएगा आपको, बताइए
फ्रूट्स का जो निर्माण होता है वो फ्लावर के किस पार्ट से होते हैं, तो पूरा ओवरी वाला पार्ट से होते हैं। ओवरी के अंदर क्या होते हैं, ओव्यूल, ओवरी के अंदर ये है ओव्यूल, ओव्यूल के अंदर एम्ब्रायोसाइट है। तो ये समझिए ओव्यूल वाला पार्ट है वो बनाता है सीड, क्योंकि सीड एक्चुअली होते क्या है, फ्रूट्स के अंदर ही होते हैं इसलिए। और ओव्यूल भी कैसे होते हैं, एक ओवरी के इनसाइड होते हैं, इसीलिए ओव्यूल का काम होता है सीड का बनाना। और जो ओवरी वाला पार्ट्स होता है पूरा होल पार्ट्स होता है उसका काम होता है फ्रूट्स का निर्माण करना। तो यही यहाँ से दो क्वेश्चन है कि फ्लावर के किस भाग से सीड बनता है, तो ओव्यूल वाला पार्ट से और ओवरी वाला पार्ट से फ्रूट्स बनते हैं। और पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में क्या क्या होते हैं, तो डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रायो, डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म, मैच्योरेशन ऑफ ओव्यूल इनटू सीड, मैच्योरेशन ऑफ ओवरी इनटू फ्रूट्स। समझ गए, तो इसको जल्दी से नोट डाउन करिए फटाफट। इसके बाद आपको हम बताते हैं आगे के प्रोसेस, इसको जल्दी लिखिए। आप लोग होमवर्क सेंड किया करिए। तो अब देखो एंडोस्पर्म, क्योंकि मतलब पूरा पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में ही था कि क्या एंडोस्पर्म का बनना, सीड का बनना, फ्रूट्स के बनना, एम्ब्रायो का बनना। तो एंडोस्पर्म एम्ब्रायो सबसे पहले बनते हैं, उसके बाद ही है ना सीड का निर्माण होते हैं, फ्रूट्स के निर्माण होते हैं। तो आप देखिए एंडोस्पर्म क्या है एक्चुअली, ये कैसे बनते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, इसके बारे में जानेंगे। तो इसलिए क्वेश्चन टाइप का कर दिए व्हाट इज एंडोस्पर्म, क्योंकि आते भी एग्जाम में पूछे जाते हैं 2 मार्क्स एग्जाम में, है ना 2 मार्क्स में पूछे जाते हैं। तो एंडोस्पर्म क्या है, तो हम लोग सबसे पहले बोलेंगे, लिखने के लिए तो इसमें बहुत बात है, लेकिन आपको इम्पोर्टेंट बात लिखा है जो हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब मेरे नीट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अब देखिए एंडोस्पर्म है क्या, एंडोस्पर्म इज ए न्यूट्रिटिव टिश्यू व्हिच हेल्प इन प्रोवाइड न्यूट्रिशन फॉर डेवलपिंग एम्ब्रायो। एक्चुअली ये न्यूट्रिटिव टाइप का टिश्यू है जो कि जब ये एम्ब्रायो को डेवलपमेंट होने में मदद करते हैं या उसको न्यूट्रिशन देते हैं। बहुत सारे सीड में या एको फ्रूट्स के अंदर ये एंडोस्पर्म होते हैं, बहुत सारे में नहीं होते, क्योंकि नहीं होने का कारण है कि पूरा एंडोस्पर्म है यूज हो जाता है, एम्ब्रायो को बनाने में ही ये यूज हो जाते हैं। एंडोस्पर्म ये होगी एम्ब्रायो को डेवलपमेंट में ही खत्म हो जाते हैं, खुद का एंडोस्पर्म नहीं बचता है ना सीड के अंदर। तो एक सीड में आसानी से देखा जा सकता है या किसी फ्रूट्स के अंदर एंडोस्पर्म को। उसके बाद एंडोस्पर्म इज रिजल्ट ऑफ ट्रिपल फ्यूजन, है ना। उसके बाद ट्रिपल फ्यूजन क्या है तो आप जानते हैं, लेकिन आपको एग्जाम में लिखना होगा तो ट्रिपल फ्यूजन का भी कहानी बता दीजिएगा, एंडोस्पर्म कैसे बनता है ना। तो सबसे पहले ट्रिपल फ्यूजन के बाद प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनते हैं, उसके बाद एंडोस्पर्म बनते हैं। तो ये चीज़ तो नहीं लिखे हैं इसमें, यहाँ से लिख लो आप, एंडोस्पर्म इज ए रिजल्ट ऑफ ट्रिपल फ्यूजन, यहाँ लिखो आफ्टर ट्रिपल फ्यूजन फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी एंडोस्पर्म पीएन मतलब प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, है ना। इसको लिखो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। अब प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस फॉर्म एंडोस्पर्म, इस लाइन को लिखिएगा, है ना। ये ट्रिप्लॉइड नेचर का होता है। अब ये लिख लीजिए सबसे नीचे में पीएन प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस फॉर्म एंडोस्पर्म मतलब प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस ही एंडोस्पर्म बनाते हैं। अब प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस क्या है, जो डायरेक्ट ट्रिपल फ्यूजन के बाद बनते हैं। मान के चलिए कोई सेल है जो कि सेल के अंदर ये कोई न्यूक्लियस है जो कि डायरेक्ट फ्यूजन के बाद बने हैं, ट्रिपल फ्यूजन के बाद बने हैं, है ना। इसलिए ये इसको बोला गया है पैन, है ना। प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, प्राइमरी मतलब पहले वाला न्यूक्लियस, एंडोस्पर्म का पहला न्यूक्लियस जो है अभी जो ट्रिपल फ्यूजन के बाद बने हैं, इसीलिए इसको पैन के नाम से जाना गया है। तो पैन का फुल फॉर्म समझ गए। कभी कभी ये भी पूछ देते हैं एग्जाम में, बताइए पैन का मतलब क्या होता है, तो फुल फॉर्म ऑफ पैन, तो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, समझ गए।
तो अब उसके बाद जो है 3 टाइप्स के एंडोस्पर्म होते हैं बेसिकली, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, सेलुलर एंडोस्पर्म, हेलोवियल एंडोस्पर्म। ये इतने टाइप से क्यों होते हैं? एक्चुअली जो बनते हैं एंडोस्पर्म, वो सेल का जो डिवीजन होते हैं, न्यूक्लियस का जो डिवीजन होते हैं ना, उसके बेसिस पे वो किस टाइप के अरेंज होके कैसे कैसे बना लेते हैं, इसलिए उसके नाम भी अलग अलग पड़ गए। न्यूक्लियर अलग हो गया, सेलुलर अलग हो गया, हेलोवियल अलग हो गया। तो थोड़ा सा हम डायग्राम बना के आपको दिखाएंगे कि न्यूक्लियर में क्या अंतर है, सेलुलर में क्या अंतर है, हेलोवियल में क्या अंतर है। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए एंडोस्पर्म के पूरे, है ना। और इस लाइन को आप फॉर्म्स एंडोस्पर्म, इसको इसी के बाद लिखिएगा, इस लाइन के बाद इस लाइन को लिखिएगा। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म बाद में लिखना है, इसको लिखिए जल्दी। कर दी। तो इधर देखिए, आपको न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, सेलुलर एंडोस्पर्म एंड हेलोवियल एंडोस्पर्म तीनों में डिफरेंस बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम आपको फिगर समझा देते हैं, फिर क्या लिखे हैं वो समझाएंगे। फिगर में देखिए न्यूक्लियर सेलुलर में क्या होते हैं। आप सबसे पहले एक कोकोनट को लीजिए, है ना। कोकोनट को में जो है वो लिक्विड वाला पार्ट होता है और सॉलिड वाला जो व्हाइट पार्ट जिसको हम लोग खाते हैं, वो दोनों को इमेजिन करिए अपने माइंड में। पिक्चर लाए कि नहीं लाए। अब जो ला लिए तो उसमें देखिए जो वो पानी वाला पार्ट्स होता है ना, मान के चलिए अभी कोकोनट बहुत है ना यंग है, अभी अभी पूरा मेच्योर नहीं हुआ है ना। तो उसमें क्या होगा, पानी मोर क्वांटिटी, पानी ज़्यादा अमाउंट में होगा। अगर पानी ज़्यादा अमाउंट में होगा तो वो व्हाइट वाला पार्ट कम अमाउंट में होगा। तो जब व्हाइट वाला पार्ट कम अमाउंट में होगा तो वो धीरे धीरे तो बनेगा ना मोटा पर लेयर। तो वो लेयर बनता कैसे एक्चुअली, तो वो धीरे धीरे वो पानी ही कन्वर्ट हो जाता है व्हाइट लेयर में, है ना। तो धीरे धीरे तब पानी धीरे धीरे कमते जाता है। इसलिए जितना मेच्योर फ्रूट्स होगा यानी कोकोनट होगा उसमें पानी उतना कम मिलेंगे। तो क्योंकि पानी ज़्यादा यूज हो जाते हैं व्हाइट पार्ट बनने में, तो कहा जाता है कि वो पानी वाला पार्ट ही न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है। तो वो न्यूक्लियर एंडोस्पर्म में काफी डिवीजन चलते रहते हैं, सेल की डिवीजन सिर्फ उसके न्यूक्लियस वाला पार्ट्स में, नॉट सेल वाला पार्ट में, है ना। उसके अंदर पूरा न्यूक्लियस है, बहुत सारे न्यूक्लियस है, इसलिए वो काफ़ी रिच और न्यूट्रिएंट नेचर के होते हैं। कोकोनट वाटर ना काफ़ी महंगे मिलते हैं इसीलिए, और काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रिएटिव नेचर के होते हैं कोकोनट वाटर, जितने की कोकोनट नहीं होते हैं। तो मतलब उसके वाइट वाला पार्ट्स नहीं होते हैं। तो जो उसमें क्योंकि वो एक न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है और क्यों उसमें काफ़ी सारे न्यूक्लियर टाइप के डिवीजन चलते हैं, इसलिए हमने लिखे हैं। मान लीजिए कोई एक सेल है और इस सेल के अंदर में काफ़ी सारा ये न्यूक्लियस दिखा है, ये सेल नहीं है, काफ़ी सारा न्यूक्लियस है ये न्यूक्लियस है, जितना देख रहा है ये सब न्यूक्लियस है। ये न्यूक्लियस काफ़ी अमाउंट में बना है जब डिवीजन हुआ है, तो उस डिवीजन का कोई लिमिट नहीं है कितना हुआ, काफ़ी है। इसलिए व्हेन रिपीटेड न्यूक्लियर डिवीजन occurs and karyokinesis occur but cytokinesis does not occur। इसलिए साइटोकाइनेसिस का मतलब होता है कि सेलों का बढ़ना, सेलों का डिवीजन होना, मतलब सेल का अलग अलग भाग बट के अलग अलग हो जाना, सेल का अलग अलग होना। लेकिन यहाँ कैरियोकाइनेसिस होगा, मतलब न्यूक्लियस बहुत सा बन रहा है। कैरियो मीन्स न्यूक्लियस, जिसने 11th पढ़े होंगे सेल डिवीजन उसको पता होगा साइटोकाइनेसिस क्या होते हैं और कैरियोकाइनेसिस क्या होते हैं। तो कैरियोकाइनेसिस का मतलब काफ़ी सारा न्यूक्लियस इसमें डिवाइड होकर बन रहे हैं और धीरे धीरे ये पूरा भर जाएंगे। उसके बाद सेलुलर एंडोस्पर्म क्या हुआ, इसलिए यहाँ लिखे हैं लिक्विड एंडोस्पर्म जो कोकोनट वाटर, इन कोकोनट वाटर इज एग्जांपल ऑफ न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। एक क्वेश्चन वैसे भी पूछा जाएगा तो बताइए कोकोनट वाटर क्या है, एक तरह का लिक्विड एंडोस्पर्म। आपसे पूछा जाएगा लिक्विड एंडोस्पर्म कौन सा होता है, तो कोकोनट वाटर होता है। समझ गए, कोकोनट वाटर एक लिक्विड न्यूक्लियर टाइप के एंडोस्पर्म है। उसके बाद सेल्यूलर एंडोस्पर्म, सेल्यूलर एंडोस्पर्म मतलब यहाँ साफ साफ क्लियर हो रहा है इसमें अब एंडोस्पर्म बनेगा लेकिन सेल के डिवीजन से बनेगा, है। सेल के काफी सारा डिवीजन चलेंगे इसमें। तो इसमें देखिए जो ये बना है इसमें सेलों का बढ़ रहा है, सेल भी डिवाइड होकर बढ़ रहा है। देखिए एक न्यूक्लियस के साथ साथ है सेल भी डिवाइड हो, इसलिए लिखे हैं आफ्टर कैरियोकाइनेसिस अकर साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस के बाद साइटोकाइनेसिस होगा, जबकि इसमें साइटोकाइनेसिस लाइक स्ट्रक्चर कुछ नहीं। ये तीनों डायग्राम आपको ऑब्जेक्टिव में दे देगा, पूछेगा कि बताइए कौन न्यूक्लियर है, कौन सेलुलर है, कौन हेलोवियल एंडोस्पर्म। तो आपको सब साफ साफ क्लियर हो जाएगा कि जिसमें ये लाइनिंग आ रहा है मतलब सेल बढ़ रहा है तो सेलुलर होगा, सेल नहीं बढ़ रहा है तो
न्यूक्लियर होगा। और इसमें एक है हेलोवियल। हेलोवियल मतलब कि जिसमें एक ही बार सेल तो बटा, उसके बाद काफी सारा न्यूक्लियर बट रहा है, न्यूक्लियर डिवीजन चल रहा है, लेकिन एक बार सेल का डिवीजन जरूर होगा। इसलिए लिखिए वन टाइम सेलुलर डिवीजन एंड सेलुलर डिवीजन एंड मेनी टाइम सेलुलर डिवीजन एंड मेनी टाइम्स न्यूक्लियर डिवीजन अकर्स, है ना। मोस्ट मोनोकोटेड ग्रासेस में होगा। अच्छा, अब आपको सेलुलर एंडोस्पर्म की एग्जांपल क्या हो गया, तो व्हाइट कर्नेल वाला पार्ट होता है जिसको सॉलिड एंडोस्पर्म बोले जाते हैं इन कोकोनट फ्रूट्स में। तो आपने कोकोनट फ्रूट्स देखे और कुछ वो पॉपकॉर्न खाए होंगे, पॉपकॉर्न जो कि वो मेज का होते हैं, वो भी एक तरह के सेलुलर एंडोस्पर्म के ही एग्जाम्पल है ना। तो आपको ध्यान रखना है कि व्हाइट कर्नेल कोकोनट का क्या है, एक सेलुलर एंडोस्पर्म का एग्जाम्पल है, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कितने बार एग्जाम में पूछा गया है, बोर्ड एग्जाम में, चाहे एक बार बोलिए कि 2 बार बोलिए कि 4 बार, लेकिन बहुत बार पूछा गया है कि लिक्विड एंडोस्पर्म एक तरह का न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है, सेलुलर एंडोस्पर्म कौन है, तो व्हाइट कर्नेल ऑफ कोकोनट, है ना। तो कोकोनट के जो व्हाइट वाला पार्ट होते हैं वो क्या होते हैं, सेलुलर एंडोस्पर्म के एग्जाम्पल होते हैं। तो इसको लिख लीजिए, डायग्राम बना लीजिए, है ना। हेलोवियल एंडोस्पर्म में एक बार सेल का डिवीजन हुआ, उसके बाद कई बार न्यूक्लियर डिवीजन चल रहा है, तो ज़्यादातर गासेस में देखने को मिलता है, समझ गए। और सेलुलर एंडोस्पर्म को देखना है, जैसे पितूनिया हो गया, धतूरा हो गया, ये सब में देखने को मिलता है सेलुलर एंडोस्पर्म। उतना डिटेल में नहीं जाना है आपको, बस इतना तक रहना। उसके बाद ये फिगर सब याद रखिएगा, इस टाइप का होता है ना। तो आपको क्वेश्चन कहीं से छूटने वाला है ही नहीं, समझ गए। जल्दी लिखिए फटाफट। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? होमवर्क बनाने पे ध्यान दीजिए, होमवर्क नहीं बनाते हैं आप लोग, इतना मेहनत से पढ़ाने के बावजूद भी आप लोग नहीं पढ़ते हैं। अब इसके बाद है, लिख लीजिए जल्दी, इसको हम मिटाएंगे। उसके बाद है एम्ब्रायो डेवलपमेंट, फटाफट इसको लिख लीजिए जल्दी। तो अब देखिए यहाँ पे एम्ब्रायो के बारे में, एम्ब्रायो डेवलपमेंट। एम्ब्रायो इज ए रिजल्ट ऑफ, है ना, जायगोट फॉर्मेशन के बाद जो है ये एम्ब्रायो ही बनते हैं। ये किसके रिजल्ट है, सेनगेमी। सेनगेमी क्या होते थे, सेनगेमी हम लोग को पता है ना, जब एक पोलन ट्यूब के एक न्यूक्लियस एक सेल के साथ फ्यूज करते थे तो उसको बोलते थे हम लोग साइनगेमी। साइनगेमी के बाद क्या होते थे, जायगोट बनते थे, है ना। साइनगेमी के बाद क्या होते थे, ये साइनगेमी के बाद जायगोट। जायगोट कैसा नेचर का होता है, डिप्लॉयड नेचर का होता है, इसलिए इसमें घबराने की बात नहीं है। जबकि ट्रिपल फ्यूजन के साथ ट्रिप्लॉयड नेचर के थे, है ना, यानी कि एंडोस्पर्म ट्रिप्लॉयड नेचर के थे, या एम्ब्रायो जबकि डिप्लॉयड नेचर के होते हैं। उसके बाद व्हेन जायगोट डिवाइड टू फॉर्म एम्ब्रायो, एम्ब्रायो कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, यानी एम्ब्रायनल एक्सिस एंड कोटलीडन। एंड एम्ब्रायनल एक्सिस, है ना, एम्ब्रायो के ये वाला भाग को एम्ब्रायनल एक्सिस बोला गया, है ना। ये इनिशिएटिव में बहुत अच्छा डायग्राम दिया गया है। तो ये मान के चलो ये डाइकोट के एम्ब्रायो लिए है ना। तो ये डाइकोट के एम्ब्रायो का ये भाग दिखाया गया है, ये वाला, ये डाइकोट का कोई डाइकोट का एम्ब्रायो है। तो इसका ये वाला पार्ट हो गया एम्ब्रायनल एक्सिस, और इसको बोलते हैं कोटलीडन। दो कोटलीडन इसलिए इसको डाइकोट, ये कोटलीडन ये कोटलीडन ये इसको, इसलिए इसको बोले गए हैं डाइकोट, तो है ना। और एम्ब्रायनल एक्सिस में भी रेडिकल है, कोलोमूल है, रूट कैप्स है ना। तो ये आपको रेडिकल्स, कोलोमूल, रूट कैप बहुत अच्छा से, है ना, डायग्राम में एनसीईआरटी डायग्राम बनाया उसमें बहुत अच्छा से दिखाया गया। अब डाइकोट के एम्ब्रायो की बात किया जाए तो डाइकोट एम्ब्रायो में किस टाइप से सेल का डिवीजन चल के फाइनली डाइकोट एम्ब्रायो बने किस टाइप से है, वो कुछ आपको हम यहाँ पे डायग्राम से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, देखने की, है ना, कोशिश करिए। तो मान के चलिए जायगोट है, इनिशियली जायगोट डिवाइड किया, 2 सेल हुआ, है ना।
ये सस्पेंसर सेल इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं एम्ब्रायोनल सेल, है ना, एम्ब्रायोनल सेल। तो ये सस्पेंसर सेल बोला जाता है। तो 2 सेल के बाद 4 सेल, 4 सेल के बाद 8 सेल, इसी तरह से डिवीजन चलते रहता है। उसके बाद आता है ग्लोबुलर स्टेज। ग्लोबुलर स्टेज के बाद आ जाता है हार्ट शेप स्टेज, इसको बोलते हैं हार्ट शेप स्टेज, हार्ट शेप, है ना। ये कुछ हार्ट शेप लाइक ये डायग्राम आपको बहुत अच्छा से शेडिंग बना के दिखाया गया है। अब सिर्फ मेरे वजह से मत देखिए कि सर कैसा बना रहा है, जो हम नहीं मिलता डायग्राम एनसीईआरटी में वो हम अच्छा से बना ही देते हैं बोर्ड पे। जो दिया रहता है बहुत अच्छा एनसीईआरटी में, उसको हम उतना अच्छा से नहीं बनाते जल्दीबाजी के चक्कर में। तो आपको देखना होगा हार्ट शेप कितना अच्छा से बना के दिखाया गया है, और लगता भी है हार्ट जैसे, है ना, ये जैसे लगते हुए हैं। तो एक जूम किया गया, ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि ऐसा ही होता है। ये सब सिर्फ जूम किया गया है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से दिखा गया है कि सेल का डिवीजन ऐसे ऐसे चलता है, साइंटिस्ट लोग बोला है। तो वो फाइनली जाके मैच्योर एम्ब्रायो डाइकोट का बन जाते हैं, वो भी एनसीईआरटी के डायग्राम में दिया हुआ है। आप इसको ये पूरा स्टेज यहाँ से यहाँ तक का आप अपने नोट में कौन कितना अच्छा डायग्राम बना के दिखाता है, हमको आज पता चल जाएगा कि लेक्चर कौन कौन देखता है इसके माध्यम। तो डाइकोट एम्ब्रायो में क्या है, डाइकोट एम्ब्रायो कंटेंट 2 कोटिलेडन, क्योंकि डाइकोट का मतलब हो गया 2 कोटिलेडन। इस तरह से देखेंगे डाइकोट सीड में भी 2 कोटिलेडन होता है। देन जाइगोट डिवाइड एसिमेट्रिकली टू फॉर्म 2 सेल स्टेज, सस्पेंसर सेल स्टेज, 8 सेल स्टेज, ग्लोबुलर सेल स्टेज। एंड आपको ये स्टेज याद रखना है कि पहले ग्लोबुलर था, पहले हार्ट शेप था, कि पहले सस्पेंसर था। तो पहले सस्पेंसर, तब ग्लोबुलर, तब हार्ट स्टेज। ये 3 स्टेप याद रखिएगा, नहीं रखिएगा यार क्वेश्चन छूटेगा, पक्का मिस होगा, है ना। तो इम्ब्रायोनल एक्सिस, ये वाला एक्सिस को बोला गया, एक्सिस के अंदर रेडिकल, पोलोमूल, रूट कैप, 3 ठो चीज होते हैं। तो आपको ध्यान में रखना है ये सब चीज के बारे में। रेडिकल का काम क्या होता है, पोलोमूल का, और रूट कैप का काम क्या होता है। रेडिकल का काम होता है रूट फॉर्मेशन करना, पोलोमूल का काम होता है शूट फॉर्मेशन करना, है ना। मान के चलिए कोई सीड है, उसको हमने जमीन के अंदर बोए, तो उसके अंदर में तो इम्ब्रायो होगा, सीड के अंदर तो इम्ब्रायो होगा ना। तो वो इम्ब्रायो क्या ना, रेडिकल वाला पार्ट से क्या बनेगा, पोलोमूल वाला पार्ट से क्या बनते हैं, तो वो सब बात की बात आते थे पहले। अभी तक हम लोग देख रहे हैं इम्ब्रायो से सीड बनते कैसे, अभी पूरा ये मतलब सीड बना नहीं है ना, इम्ब्रायो ही है। एंडोस्पर्म पढ़े, इम्ब्रायो ही पढ़े, इम्ब्रायो से ही के बाद डेवलप होगी ये धीरे धीरे, कोटिलेडन बना, कोटिलेडन कन्वर्ट हो जाएगा सीड में, फिर समझ गए ना। तो ये बेसिकली इस टाइप का साइक्लिक इवेंट है। तो आपको ध्यान रखना है। डाइकोट एम्ब्रायो के बारे में आज हम पढ़ा दिए हैं। मोनोकोट एम्ब्रायो थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फिर ट्राइकोट एम्ब्रायो, मोनोकोट एम्ब्रायो में आपको थोड़ा सा डिफरेंस भी बताना है ना। तो आज ये मोनोकोट का नहीं बताएंगे, आप इतना तक लिखिए, है ना। होमवर्क में यही रहा कि इस डायग्राम को अच्छा से बना के लाइएगा, और इससे पहले भी कोई शायद दिए थे डायग्राम बनाने के लिए, उसको भी आप लिखिएगा। तो आज के लेक्चर यहीं तक लेना, इसको लिखिए पहले। ठीक है, तो आज यही रहने देते हैं। आप लोग होमवर्क बनाने की कोशिश करिए। आप आज इतना होमवर्क इतना दिए हैं, इसको कल के लाइएगा नेक्स्ट लेक्चर में, सभी लोग दिखाइएगा। फिर हम लोग कल मिलते हैं मोनोकोट एम्ब्रायो के साथ, है ना। तो हम लोग कल मिलते हैं मोनोकोट एम्ब्रायो के साथ, है ना। तो थैंक यू।